हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो एनर्जी रिसोर्सेज का रहेगा बच्चों। एनर्जी रिसोर्सेज के अंदर आज हम मेजर एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हमारा कोल और पेट्रोलियम, ये दो रिसोर्सेज जो हैं जो सबसे ज़्यादा प्रमुख हैं और आज हमारे उपयोग के आधार पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में आने वाले रिसोर्सेज हैं। आज हम इनके बारे में जो है डिस्कशन वो करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। बच्चों, एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं? आप लोग रिसोर्सेज शब्द को छोड़िए, उन सभी वस्तुओं के बारे में ज़रा सोचते हैं जो हमें एनर्जी देने का काम करती हैं। रिसोर्सेज तो वो ऑटोमेटिकली बन जाती हैं जब वो हमारे लिए उपयोगिता धारण कर लेती हैं या हम उनको उपयोग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन एनर्जी क्या होती है? जैसे कि अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलती है? भोजन से मिलती है। हम जिन व्हीकल्स, जिन गाड़ियाँ या फिर बाइक्स या स्कूटर्स का यूज़ करते हैं, उन स्कूटर या बाइक्स या कार को एनर्जी कहाँ से मिलती है? उनके इंजन से मिलती है। इंजन्स के अंदर कौन कौन से तत्व ऐसे हैं जो जलते हैं या फिर जिनका उपयोग किया जाता है और फिर एनर्जी जनरेट होती है। हम अमूमन देखते हैं कि पेट्रोलियम के अंदर पेट्रोल की गाड़ियां हैं, देन फिर उसके बाद हमारे पास डीजल का ऑप्शन है, देन हम देखते हैं कि सीएनजी का ऑप्शन है, एंड देन हम देखते हैं कि एलपीजी का भी ऑप्शन है। तो ये वो सभी हमारे पदार्थ हैं, तत्व हैं जो कि गाड़ियों के इंजन के अंदर जलते हैं और फिर क्या जनरेट करते हैं? टॉर्क जनरेट करते हैं, पावर जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से वो मूवमेंट करती हैं। इसके अलावा अगर हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें, इंडस्ट्रीज़ के अंदर अमूमन जो चीज़ हमारे लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है, जैसे अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं तो इंडस्ट्रीज़ के अंदर आपको कहां से एनर्जी मिलती है? बेसिकली देखिए, हम अच्छे से जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आज सभी इंडस्ट्रीज़ का जो है वो हमारा क्या है? कोर है। क्योंकि इस इलेक्ट्रिसिटी के बिना हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो ठप हो जाएंगी, क्योंकि जब से हमारे पास मशीनों का उपयोग शुरू हुआ है, मशीनों को अच्छे व सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे को इलेक्ट्रिसिटी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज़ के लिए सबसे ज़्यादा सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है? हमारी इंडस्ट्री के अंदर क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है। तो अलग अलग तरह के इंडस्ट्रीज़ के अंदर अलग अलग तरह के हमारे या अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर के अंदर अलग अलग रिसोर्स या सोर्स ऑफ जो हमारे तत्व हैं वो एनर्जी का काम करते हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी है। फिर हम एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में बात करें तो सबसे पहले हैं हमारे जैविक, यानी कि बायोलॉजिकल या फिर ये समझे बायोटिक। तो बायोटिक के अंदर वही 3 टाइप्स ऑफ लाइफ हैं जो कि हमारी पृथ्वी पर देखने को मिलती हैं। सबसे पहले हैं मनुष्य, फिर हैं पशु पक्षी और फिर हैं हमारे पेड़ पौधे। तो ये भी एक तरह से हमारे रिसोर्सेज हैं, एनर्जी देते हैं। कैसे? ह्यूमन, मानव जो है, हम अमूमन एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, आप लोगों ने भी कई बार यूज़ किया होगा, देखा होगा, उसको हम कहते हैं HRM, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जब ह्यूमन अपने ब्रेन का, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ का, सबसे पहले हमारे अपने ब्रेन एंड देन फिजिकल स्ट्रेंथ का यूज़ करके किसी भी इंडस्ट्री को, किसी भी सेक्टर को बूस्ट करने का काम करता है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए किसका रिसोर्स का कौन सी एनर्जी है हमारे लिए? एक तरह से मानव की जो एनर्जी है वो हमारे लिए उपयोगी होती है। फिर हम देखते हैं कि एनिमल्स हैं, एनिमल्स के लिए कई प्रकार से हमारे लिए एनर्जी का सोर्स का काम करते हैं। अमूमन हम इसको फूड के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, देन ट्रांसपोर्ट के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। आज हम जिन मोटर गाड़ियों के अंदर यूज़ करते हैं या जिन मोटर गाड़ियों का उपयोग यातायात के लिए करते हैं, प्राचीन समय में नहीं था, वो एनिमल्स ही हमारे लिए उनको एनर्जी प्रोड्यूस या प्रदान करने का काम करते थे। देन उसके बाद आते हैं हमारे प्लांट्स। देखिए, प्लांट्स तो हम अमूमन देखते आ रहे हैं जब से हमने फॉरेस्ट का टॉपिक शुरू किया था या फिर जैव व अजैव संसाधनों का टॉपिक शुरू किया था, तब से लेकर अब तक हम प्लांट्स को जो है वो एनर्जी के सोर्स के रूप में जो है वो देखते आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं, आपको ये अच्छे से समझनी चाहिए। फिर हम उसके बाद बात करते हैं अजैविक संसाधनों के बारे में, या अजैविक तत्व कौन कौन से हैं जो हमें एनर्जी या पैदा करते हैं। देखिए, यहाँ पे एनर्जी का मतलब सिर्फ आप बिजली पैदा करने से मत लीजिएगा बच्चों। एनर्जी का यूज़ आप अलग अलग तरह से कर सकते हैं। खाना बनाने के लिए कर सकते हैं, गाड़ियाँ चलाने के लिए कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ के लिए कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे यूसेज हो सकते हैं, इसलिए आपको इन सारी चीज़ों को सिर्फ बिजली पैदा करने से नहीं देखना। देखिए, वायु है, वायु भी एक तरह से एनर्जी देने का काम करती है। मैंने आपको बताया था कि जब प्राचीन समय में मोटर्स का आविष्कार नहीं हुआ था, तब समुद्री जहाज़ों या फिर जो हमारे शिप्स या नौकाएँ हुआ करती थी, वो हवा के प्रेशर या हवा के एक तरह से फोर्स की वजह से ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा एयर फोर्स काम आता था, यानी कि जो हवा का जो बल है वो काम आता था और नौकाओं को आगे धकेलने का काम करता था। ऐसे ही जल शक्ति, आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि किसी भी नदी का जो बहाव है, यदि जिस दिशा में होता है उस दिशा में यदि आपको ट्रैवल करनी हो तो आपको बहुत कम ईंधन की खपत की आवश्यकता होती है।
ठीक है। क्यों? जल के अंदर भी अपनी एक प्लवकता शक्ति होती है, एक प्लवनता होती है, जो जिसकी वजह से वो बहुत पावरफुल हो जाता है, और उस पावरफुल नेचर की वजह से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बड़े आसानी से वस्तुओं को ले जाता है। हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था बच्चों, देखिए है तो वो एनर्जी रिसोर्सेज नहीं, लेकिन किस प्रकार से उसका एक गुण जो है वो हमारे लिए उपयोग हुआ। तो मैंने अपने आप लोगों ने बात की थी लंबर जैक की। देखिए ये वो शब्द था जो आप लोगों ने पढ़ा था, लंबर जैक्स। लंबर जैक्स कनाडा के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में पेड़ों को काटने का काम करते हैं, लेकिन कनाडा के अंदर जब पेड़ों की कटाई शुरू होती है उस समय तक पहाड़ों या पर्वतों की ऊंची चोटियों पर बर्फ जम चुकी होती है, ठीक है। तो उन चोटियों पे, उन पर्वतीय ढालों के सहारे जब पेड़ों को काटा जाता है तो यहाँ पर बर्फ़ की अधिकता के कारण मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट तो बहुत अच्छे से डेवलप नहीं हो पाए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ से बहुत अच्छी मात्रा में, बहुत आसानी से कटे हुए पेड़ों के लट्ठों को ले जाया जा सकता है। वो कैसे? क्योंकि बर्फ़ के अंदर जो एक फिसलन होती है, जो एक तरह से उनका चिकनाहट होती है, उस चिकनाहट का फ़ायदा उठाया जाता है। उस बर्फ़ के ऊपर लट्ठों को छोड़ दिया जाता है, बड़े बड़े लट्ठे भारी होते हैं, तो वो उस बर्फ़ के ऊपर फिसलते हुए निचली घाटियों में पहुंच जाते हैं, बिना किसी ट्रांसपोर्ट के हमारा काम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए बच्चे, ये सभी वो तत्व हैं जिनका उपयोग मानव अपनी बुद्धि से एनर्जी के रूप में कर सकता है, यानी कि अपने काम को पूरा करने के लिए कर सकता है। फिर यदि हम उद्योगों की बात करें तो उसके अंदर कोयला सबसे ज़्यादा एनर्जी के रूप में यूज़ होता है, ठीक है। फिर हमारे खनिज तेल हैं, देन प्राकृतिक गैस है, नेचुरल गैस जिसको हम अमून बोलते हैं, बहुत सारे फोर्सेज हैं। और ये सारी चीज़ें मिलकर किसका निर्माण करती हैं? हमारे ऊर्जा के संसाधनों का, यानी कि हमें एनर्जी देने का ये बेसिकली काम करती हैं। तो आज हम जिन फैक्टर्स या जिन रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, वो बहुत ईजी सा फैक्टर है, बहुत ईजी सा टॉपिक है, आपको ज़्यादा इसके में परेशानी नहीं आएगी। अगर आएगी तो हम उसको आराम से डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं क्या है वो टॉपिक आपका। तो सबसे पहले जो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं बच्चों, वो है हमारा कोयला। कोयला, आप इसके बारे में बहुत अच्छे से समझते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, इसका उपयोग अच्छे से समझते हैं। कई बार आप लोगों ने इसका जो है चर्चा अपने टॉपिक्स के अंदर की है, कई बार हमने इसको देखा है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका निर्माण कैसे हुआ। बच्चों बड़े आसान है आप लोगों को ये चीज़ें समझना, क्योंकि आपको कहीं से भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि ये वो टॉपिक्स हैं जो आप बहुत छोटे क्लासेस से जो है वो पढ़ते हुए आ रहे हैं। देखिए कोयले का निर्माण जो है वो मैंने एक छोटे से डायग्राम की मदद से आपको समझाने की कोशिश की। आई होप कि आप इसे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए क्या होता है बच्चों, ये बेसिकली देखिए आप ये अच्छे से जानते हैं कि जो कोयला है उसका निर्माण कैसे होता है। सबसे पहले की बात है, सबसे पहली स्टेप क्या होता है कि हमारे पृथ्वी के ऊपर लगभग 30 करोड़ साल पहले, 30 करोड़ ईयर्स अगो क्या था? वेजिटेशन थी, वेजिटेशंस, वनस्पति थी। वनस्पति के साथ साथ जो क्या था यहाँ पे हमारे एनिमल्स थे, यानी वो सारे जो हमारे जैव जिसके अंदर जीवन पाया जाता है, बायोटिक रिसोर्स अवेलेबल थे। फिर यहाँ पर जो सेकंड स्टेप दिखाया गया है, इसके अंदर अर्थ मूवमेंट्स को दिखाया गया है। किसको दिखाया गया है? अर्थ मूवमेंट्स को। तो अगर आप अर्थ मूवमेंट्स की बात करें तो अर्थ मूवमेंट्स में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ क्या रही हमारे लिए, जिसकी वजह से अर्थक्वेक, बेसिकली क्या रहा हमारा? अर्थक्वेक, यानी कि भूकंप। अर्थक्वेक की वजह से जो पृथ्वी की सतह पर हमारी उगी हुई वनस्पति थी, जीव जंतु जो वहाँ पर निवास करते थे, वो भूगर्भिक हलचलों के कारण मिट्टी की और चट्टानों की एक बहुत मोटी परत के नीचे दबते हुए चले गए। जब से वो इन परतों के नीचे दबे, फिर क्या प्रोसेस शुरू हुई? कार्बोनेशन की, जिसकी वजह से हमारे ये जो वनस्पति थी अत्यधिक दबाव यानी कि प्रेशर, और किसकी वजह से? क्योंकि परतों के नीचे दब गए तो तापमान में भी काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला, दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से ये वनस्पति किस में परिवर्तित होना शुरू हो गई? कोयले में। किस में परिवर्तित होना शुरू हो गई? कोयले में। फिर ये कोयला जो है वो हमारा खानों की मदद से जो है वो बाहर निकाला गया। ये हमारा स्टेप नंबर 3 था। यहाँ पर ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ बच्चों, देखिए ये जो कोयला हमारा फॉर्म हुआ, ये जो हमारा कोयला बना, ये कोयले के बनने की लास्ट स्टेज है। एक शब्द आएगा आपको वो थोड़ा परेशान कर सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या है? हमारी लास्ट स्टेज है कोयले को बनने की। और कोयले को बनने की सबसे पहली स्टेज क्या है? ये है कोयले के बनने की सबसे पहली स्टेज, जिसके अंदर वनस्पति कैसी अवस्था में है? रॉ फॉर्म में है, यानी कि कच्ची अवस्था में है, कच्चे माल के रूप में है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो कोयले के फॉर्मेशन के बारे में आपको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि ये चट्टानों के नीचे दबने से हुआ है, इसका मतलब ये किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। कैसी चट्टानों में पाया जाएगा? अवसादी चट्टानों में इसका निर्माण पाया जाएगा। फिर इसका निर्माण हमारे प्लांट्स और एनिमल्स के एक तरह से दब जाने की वजह से हुआ है। और इनके अंदर क्या पाया जाता है?
कार्बन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्बन। और कार्बन के पाए जाने की वजह से ही हमारा जो कोयला है वो एक कार्बनिक तत्व है। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी? बहुत ईजी सा बात है, कुछ भी नहीं है ऐसी, क्योंकि अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। अवसादी चट्टानों में जो जीवों के अवशेष होते हैं इसलिए यहाँ पर पाए जाते हैं, जीवाश्म बोलते हैं इन्हें। अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। लेकिन मैं बात करूं यदि आग्नेय चट्टानों की, तो आग्नेय चट्टानों के अंदर जीवाश्म नहीं पाए जाते, ये आपको समझना चाहिए। ठीक है, अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, जीव पाए जाते हैं। क्यों? यहाँ पर प्लांट्स भी थे और यहाँ पे एनिमल्स भी थे। फिर ये नीचे हुए कार्बोनेटिक जो प्रोसेस हुआ था उसकी वजह से फिर ये कोयले का निर्माण हुआ। ये सब चीज़ें आपको अच्छे से पता है, यही सब चीज़ें आपके इस चैप्टर के स्टार्टिंग पॉइंट में थी, इसलिए मैंने आपको एक शॉर्ट एंड शॉर्ट हाईलाइट्स में इसको समझा दिया। तो ऊर्जा के संसाधनों के रूप में कोयला हम अच्छे से जानते हैं। इसका आविष्कार तो कब शुरू हुआ? सबसे पहले आपको याद रखना है कि जब भाप का इंजन बन गया, कोयले को जलाकर फिर उसके ऊपर रखे हुए जल से भाप पैदा की जाती थी और उसको फिर एनर्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। आप लोगों ने शब्द सुना होगा टरबाइंस, हमने कई बार यूज़ किया। तो टरबाइंस का काम क्या होता था? टरबाइंस का काम यही होता था कि उससे जो एनर्जी पैदा होती है या जो हम उसको दहन करते हैं उससे फिर वाटर को गर्म किया जाता था, पानी को गर्म किया जाता था, फिर उससे निकलने वाली भाप से हम जो व्हीकल्स थे उसको चलाया करते थे। ठीक है, भाप के इंजन का आविष्कार बेसिकली यही था। तो जब भी भाप का इंजन हुआ, आविष्कार हुआ, उसमें कोयले का सबसे ज़्यादा उपयोग होने लगे। आप लोगों ने गदर मूवी देखी होगी, गदर मूवी जो बेसिकली उसी का एक जीता जागता उदाहरण था। ठीक है, उसके अंदर देखते हैं वो छोटा सा बच्चा कोयला उठा के बार बार जो इंजन में डालता है, जितना ज़्यादा कोयला जलेगा उतनी ज़्यादा मात्रा में जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, इतनी ज़्यादा तीव्र गति से जो वो गाड़ी को चलती है। ठीक है, हालांकि लेकिन ये बच्चों एक आपको समझना पड़ेगा कि जो हमारे कोयला है वो किस प्रकार का संसाधन है? परंपरागत संसाधन। जिन संसाधनों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, वो कौन से टॉपिक्स हैं हमारे? कौन कौन से हैं? ये हैं हमारे परंपरागत या ट्रेडिशनल, आप लोग इन्हें बोल सकते हो। सो ये ट्रेडिशनल जो रिसोर्सेज हैं हमारे, इसके अंदर आते हैं हमारे कोल और पेट्रोलियम। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। और अब जब ट्रेडिशनल हमारे रिसोर्सेज के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ने लगा तो क्या हुआ? हमने इनका अल्टरनेट देखना शुरू कर दिया। और जब से इनका अल्टरनेट आया है, जो हमारे अपरंपरागत संसाधन आए हैं, और अपरंपरागत संसाधनों के आने से आप लोगों को ये अच्छे से समझ भी आता होगा कि हमारी जो निर्भरता है कोयले व पेट्रोलियम पर सबसे ज़्यादा कम हुई है। अपरंपरागत के अंदर आप छोटा सा एग्जांपल लेकर चलते हैं, जैसे कि सीएनजी। जब से बच्चों सीएनजी का एक तरह से गाड़ियों के अंदर यूज़ होना शुरू हुआ है, पेट्रोलियम और डीजल की गाड़ियों का कहीं ना कहीं नुकसान ज़रूर हुआ होगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी ही सीएनजी की हैं, लेकिन अगर आप साल के अंदर एक दिन के अंदर 100 गाड़ियाँ बिकती हैं तो कम से कम 20 गाड़ियाँ तो सीएनजी की ही बिकती हैं। उसका कारण है कि इसकी जो एवरेज होती है वो बहुत अच्छी होती है, इसके जलने से पोल्यूशन बहुत कम होता है। ठीक है, नॉइज़ पोल्यूशन तो वाकई बहुत कम होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं, ये ट्रेडिशनल रिसोर्सेज होते हैं। तो इन अपरंपरागत संसाधनों के आने की वजह से हमारे जो परंपरागत संसाधन थे उनके ऊपर जो दबाव है वो काफ़ी हद तक कम हुआ है। सबसे पहले देखते हैं जल विद्युत है, फिर कोयले का उपयोग किया जाता है, लेकिन बाद के वर्षों में फिर जल विद्युत आ गई, खनिज तेल इत्यादि जो प्राकृतिक गैसेज हैं उनका उपयोग करना शुरू किया जाने लगा, और कोयले की उपयोगिता जो है वो काफ़ी हद तक कम होगी। देन कोयले के निर्माण के बारे में बात हो रही है कि ये सबसे पहले जीवाश्म ईंधन है। मैंने आपको बताया 30 करोड़ साल पहले जो कार्बोनिफेरस युग आया था उसके अंदर कोयले का निर्माण शुरू हुआ। पृथ्वी के अधिकांश भाग के जो कोयले हैं वो वन प्रदेशों को पृथ्वी के नीचे दब जाने की वजह से हुए। मैंने आपको बताया था कि जो वनस्पतियाँ थी वो पृथ्वी की भूगर्भीय हलचलों के कारण नीचे जो परतों के रूप में जो है वो जमती चली गई। ठीक है, फिर दबाव पड़ा और कार्बनाइजेशन हुआ। कार्बनाइजेशन के कारण हमारा जो ये वनस्पति थी और जो जीव जंतु थे वो कोयले और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के अंदर परिवर्तित हो गए। कोयले के बारे में हम बेसिकली 4 प्रकार जो हैं वो समझते हैं, या हमने इनके बारे में पढ़ा है कि जो हमारा कोयला है वो कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है बच्चों। बहुत इजी है, कई बार आप लोगों ने इसको पढ़ा है, कई बार मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। और जो हमारा कोयला है इसका जो वर्गीकरण है, जो इसको डिवीज़न मिला है ये 4 प्रकार का, ये डिपेंड करता है कार्बन के अंश पर कि कि जिस कोयले में जितना ज़्यादा कार्बन का अंश होगा उसकी दहन क्षमता उतनी अधिक होगी, उससे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी, उसकी वेस्टेज भी कम होगी, धुआं भी कम निकलेगा, राख भी कम निकलेगी, ऑल चीज़ें। यानी अगर कार्बन की मात्रा कम होगी तो वो धुआं ज़्यादा देगा, जलेगा कम, दहन क्षमता उसकी इतनी अधिक नहीं होगी, एनर्जी बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस नहीं करेगा। या मैं एक शॉर्ट फॉर्म में ये कहूँ कि जो उत्तम क्वालिटी का जो कोयला है वो अगर 1 किलो जलाएं
तो और घटिया क्वालिटी का कोयला अगर हम 5 किलो जलाएं तो उनसे निकलने वाली एनर्जी जो है वो बिल्कुल सेम होगी। दिस इज ऑल अबाउट, ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए। तो कोयले का जो वर्गीकरण करते हैं, सबसे पहला है आपका अधिकांश भाग जो है कार्बन के अंश पर आधारित होता है, फिर वाष्पीकरण, यानी उसके अंदर जो एक तरह से ह्यूमिडिटी है, नमी है कोयले के अंदर। कहते हैं ना कि अगर कोयला गिल्ला हो, लकड़ी गिल्ली हो, तो वो धुआं ज़्यादा देती है, एनर्जी कम देती है। इसके बदले जो सूखी हुई लकड़ियों को जलाना भी आसान होता है, उनसे मिलने वाली एनर्जी भी ज़्यादा होती है, धुआं भी कम आता है, वेस्टेज भी कम होती है, राइट। और आर्द्रता की मात्रा यानी कि नमी की मात्रा, जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो इन तीनों ही माध्यमों के आधार पर, इन तीनों बेसिक कारकों के आधार पर हमारा कोयला 4 प्रकार का है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ठीक है, चौथा कौन सा है? पीट, जो कि नेक्स्ट पेजेस पे है, उसके हम जाएंगे तो आगे बढ़ जाएगा वो। तो सबसे पहले बात करते हैं एंथ्रेसाइट कोयला। बच्चों, इनके बारे में जब भी आप डिवीजन लिखें, आपको बेसिक बातें ध्यान में रखनी है कि कार्बन का अंश आप ज़रूर लिखें। कार्बन के अंश की वजह से, या कार्बन के अंश यदि आप नहीं लिखेंगे तो ये डिवीज़न आपका फुलफिल नहीं होगा। बाकी सारी चीज़ें जो है वो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ हो सकती हैं, बट ये चीज़ें आपको ज़रूर लिखनी है। देखिए, एंथ्रेसाइट जो है वो सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला है। मैंने आपको कहा था एक शब्द आपको मिलेगा, ये उसकी अंतिम अवस्था को दर्शाता है। यानी जब कोयला दबाव मानता रहा और उसका गुण इतना डेवलप हो गया कि अब वो जलने पे ज़्यादा एनर्जी देता है, वो अंतिम अवस्था थी। एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों के सामने, क्योंकि आप लोगों ने वो टॉपिक पहले सुना हुआ है। आप लोगों ने हमारे जो हिमालय हैं, हिमालय का डिवीज़न देखा होगा। 2 तरह का डिवीज़न है, एक है भौगोलिक और एक है प्रादेशिक। हम भौगोलिक डिवीज़न की बात कर रहे हैं, ज्योग्राफिकल डिवीज़न की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो सबसे उत्तरी दिशा के अंदर हिमालय का भाग है, उसके नाम आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और उसी प्रकार से इन चारों श्रेणियों के नाम आप बहुत अच्छे से पहचानते हैं। सबसे उत्तर में जो है वो कौन सा हिमालय है? वो ट्रांस हिमालय है। उसके बाद उसके दक्षिण में जो है वो कौन सा है? आपका ग्रेट हिमालय है। फिर कौन सा है? आपका मिडल हिमालय है। और लास्ट में कौन सा है? आपका शिवालिक है। तो यही आप एक तरह से समझ लीजिए कि बेसिकली कि वो कौन कौन से 4 अवस्थाएं। अब इनके अंदर से हिमालय के बनने की सबसे नवीन अवस्था कौन सी है, यानी कि जिसके अंदर हिमालय अभी बन रहा है? बच्चों, सबसे नवीन अवस्था जो है वो शिवालिक है। आप इसको ये मत समझिए ये सबसे ऊपर है तो ये सबसे नवीन है। बच्चों, ये सबसे पुरानी श्रृंखला है, जिसके अंदर पीर पंजाल, लद्दाख, जस्कर, धौला इत्यादि आती हैं। फिर आती है हमारी ग्रेट हिमालय की जो श्रेणी होती है बेसिकली वो। फिर आता है मिडल हिमालय। सबसे पुराना, सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है? हमारा ट्रांस हिमालय। और उससे न्यूएस्ट कौन सा है? ग्रेट। उससे न्यूएस्ट कौन सा है? मिडल। और सबसे नवीन कौन सा है? शिवालिक। तो इसी प्रकार से वो वनस्पति वाला, एक सेकंड के लिए उसको थोड़ा समझ लीजिए। वनस्पति थी, वनस्पति फिर दबी, दबाव के बाद उसका कार्बनाइजेशन हुआ, कार्बनाइजेशन के बाद कोयला बना, और कोयले का दबाव जब निरंतर बनता रहा तो मैग्नेटाइट जो कोयला है वो वहाँ पर बना, यानी कि जो मैग्नेटाइट है वो उसकी अंतिम अवस्था है। और जो पीट कोयला है, जिसके अंदर उसके वनस्पति के गुण पाए जाते हैं, वो उसका सबसे प्राथमिक एक तरह से स्टेज। ये आपको समझना चाहिए और उसको याद रखना चाहिए। बहुत ईजी सा फैक्ट है, आपको अगर समझ में आ जाएगा तो परेशानी। ये अंतिम अवस्था है, राइट, मैंने इसलिए बताया था। यह काला, कठोर, चमकीला होता है, राइट, सर्वोत्तम श्रेणी का होता है, और कार्बन का अंश 90 से 96% होता है, राइट, बहुत ज़्यादा मात्रा में। और नीली लो होती है। अमूमन जो लो होती हैं, आप लोगों ने कई बार गैस पे या फिर मोमबत्ती पे देखी होंगी, लो की कई लेयर्स होती हैं। जो सबसे आंतरिक होती है बेसिकली वो कैसी होती है? हमारी ब्लू कलर की होती है, एंड देन फिर ऑरेंज, देन येलो, एंड देन उसके ऊपर ब्लैकनेश होती है। सो बिटुनस जो लो कोयला है ये नीली लो देता है, कोक बनाया जाता है, और कोयले के जो भंडार हैं वो सबसे सीमित है। जो सबसे अच्छा होता है बच्चों वो सबसे कम ही होता है, इसमें आपको ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। फिर आते हैं बिटुमिनस के। बिटुमिनस की बात करें तो ये भी अच्छी क्वालिटी का कोयला। अगर आपको एंथ्रेसाइट ना मिले तो आपको, सॉरी मैंने वहाँ पे मैग्नेटाइट शब्द यूज़ किया था, आई एम रियली सॉरी। मैग्नेटाइट जो है वो लोहे का प्रकार है, एंथ्रेसाइट कोयले का प्रकार है, ये आपको समझना है, ध्यान रखना है। मेरे थोड़ा स्किप हो गया था माइंड में, लोहा आ गया। सो बिटुमिनस जो है वो भी उच्च क्वालिटी का है। अगर आपको एंथ्रेसाइट कोयला नहीं मिलता देन यू कैन यूज़ द बिटुमिनस टाइप ऑफ कोल, राइट। सो इसके अंदर जो कार्बन का अंश है वो 70 से 90% के आसपास होता है। इसके अंदर भी कार्बन जो है वो काफ़ी अच्छी मात्रा में, और इसमें थोड़ा सा अंश नमी का भी होता है, क्योंकि इसके अंदर नमी जो है वो दबाव मानते मानते सिकुड़ चुकी है, निकल चुकी है। एक छोटा सा एग्जांपल और आप लोगों के लिए कि दबाव किस प्रकार से जो है वो पदार्थ को नमी युक्त कर देता है, या एयर प्रेशर। आप लोगों ने कभी नई बुक्स देखी होंगी, जब भी आप कोई न्यू बुक लेके आते हैं तो न्यू बुक जो है वो बिल्कुल बहुत पतली सी दिखती है, लेकिन जब आप उसको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार खोल चुके होते हैं, पढ़ चुके होते हैं, तब उसके अंदर हवा भर जाती है, और हवा भरने की वजह से वो काफ़ी फूल जाती है, राइट। अब एक छोटा सा एग्जांपल और समझाता हूँ मैं आपको। एक सीमेंट का कट्टा आप लोगों ने कई बार रखा हुआ देखा होगा, और एक सीमेंट के कट्टे के ऊपर जब दूसरे सीमेंट के कट्टों की लेयर बिछी चली जाती है
तो उस ऊपर के सीमेंट के जो कट्टे होते हैं उनके दबाव की वजह से जो सबसे नीचे का कट्टा होता है उसके अंदर से हवा निकल चुकी होती है, नमी बिल्कुल ऐसी हो चुकी होती है और बिल्कुल हार्ड फॉर्म के अंदर वो चला जाता है, राइट। उसके अंदर ये सारे जो अशुद्धियाँ बेसिकली इनको कहीं ये निकल चुकी होती हैं। ये आपको समझना चाहिए, थोड़ा सा इसको याद भी रखना है बच्चों। ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, आप इनको कोरिलेट कर सकते हैं। फिर इसके अंदर जो लो है वो कैसी होती है, पीली होती है। इसके ऊपर कैसी होती थी, ब्लू है। बेसिकली ये लो भट्टियों में काम में लाया जाता है और कृत्रिम रबड़ बनाने के लिए भी कोयले का उपयोग किया जाता है। बच्चों कोयले का उपयोग सिर्फ एनर्जी देने के लिए नहीं किया जाता, और बहुत सारे यूजेज जो हैं वो कोल के किए जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा थर्ड टाइप ऑफ कोयला, वो है लिग्नाइट। इसे भूरा कोयला भी कहते हैं। बेसिकली इसके अंदर जो कार्बन के अंश हैं वो 45 से 70% तक पाए जाते हैं। आर्द्रता इसमें थोड़ी अधिक पाई जाती है। अगर आर्द्रता पाई जाएगी, कोयला नमी युक्त होगा, दहन क्षमता भी कम हो जाएगी, धुआं ज़्यादा देगा, राख भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करेगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा चीज़ उससे मिलनी चाहिए थी सबसे अच्छी मात्रा में, वो थी एनर्जी। उसकी मात्रा जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए। काफ़ी ईजी है बच्चों, कुछ भी परेशानी नहीं है, बट थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है कि आपको एक ही फॉर्मेट को उसको बढ़ाते हुए चलना है, ठीक है। फिर यदि हम इसका प्रयोग छोड़ दें एक तरह से बिटुमिनस का, तो ये तारकोल बनाने में इसका उपयोग में लाया जाता है और कृत्रिम रबड़ बनाने में भी इसका उपयोग लाया जाता है। लेकिन भट्टियों के अंदर इसका उपयोग बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा के रूप में नहीं किया जाता, ठीक है। फिर आता है पीट कोयला। ये कोयले के बनने की सबसे पहली अवस्था है, राइट। पहली अवस्था देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है। कहने के लिए तो कोयला है, लेकिन ये क्या है, वनस्पति का एक अंतिम वनस्पति का अंतिम और कोयले का पहला। ये आपको समझना है और लिखना भी है। इसके अंदर कार्बन के अंश 40 से 60% होते हैं। जलने पर बहुत ज़्यादा धुआं, बहुत ज़्यादा राख छोड़ता है। दहन क्षमता बहुत कम है, जिसकी वजह से इसका उपयोग बहुत कम मात्रा में किया जाता है। फिर आते हैं विश्व के अंदर कोयले का उत्पादन। देखिए बच्चों, विश्व के अंदर कोयले का उत्पादन सबसे ज़्यादा मात्रा में प्राचीन समय से चलता आ रहा है, जब से औद्योगिकरण हुआ था। जिन जिन कंट्रीज़ के पास इसके भंडार थे, और वो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उन्होंने तो इनको यूज़ भी कर लिया। बहुत ही कम भंडार उसके पास जो है वो अब भी बचे हैं, ठीक है। अब उनका उपयोग जो है वो दूसरे उपयोगों में भी किया जाता है। आप लोगों को बता दूं कि इंडिया के अंदर अब भी जितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, उसके अंदर से ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कोयले को ही जलाया जाता है। ये समझना चाहिए आपको, ठीक है। एक नियम के अनुसार देखें तो 10 लाख करोड़ टन कोयले के भंडार हैं। 10 लाख, यानी इसके आगे आप 5 जीरो लगा दीजिए, फिर उसको करोड़ यानी कि 7। तो ये आपको चेक करना है अच्छे से कि इस 97% जो है वो भाग जो है वो उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि हमारी अर्थ का जो स्ट्रक्चर है उसके ज़्यादातर जो हिस्से में कोयला पाया जाता है, और वो किस हिस्से में पाया जाता है, आपके उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध का मतलब क्या है बच्चों, भूमध्य रेखा के उत्तर में पाया जाने वाला गोलार्ध और दक्षिण में पाया जाने वाला हिस्सा, यानी गोले का आधा भाग दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध को आप लोग वाटर हेमिस्फेयर भी कहते हैं और इसे आप लैंड हेमिस्फेयर भी कहते हैं, ठीक है। ये आपको अच्छे से समझना चाहिए। और ये कौन सी वैल्यू है जो इसे डिवाइड करती है, इसको हम कहते हैं 0 डिग्री इक्वेटर, राइट। तो ये उत्तरी गोलार्ध के अंदर सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है, दक्षिणी गोलार्ध के अंदर इसकी मात्रा काफ़ी कम है। तो अगर मैं इसके आधार पर देखूं तो नदर्न हेमिस्फेयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में 97% कोयला पैदा होता है या पाया जाता है, लेकिन अगर हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो वो मात्रा घटकर मात्र केवल 3% ही पाई जाती है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। फिर उन कंट्रीज़ के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो सबसे ज़्यादा मात्रा में कोयला उत्पादित करती हैं, और अगर वो डेवलप हैं तो सबसे ज़्यादा उपयोग वो स्वयं ही करेंगी। अगर डेवलपिंग है तो उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो फिर वो बाहर की कंट्रीज़ के अंदर उसे भेजने का काम करेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ईजी सा टॉपिक है बच्चों। फिर वही चीज़ है, आपको बार बार वही सारी चीज़ें रिपीट करनी पड़ेंगी। कई कंट्रीज़ के नाम तो आपको मुँह ज़बानी रट भी जाएंगे और आप लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। देखिए बच्चों, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है पहली 2 कंट्रीज़ के अंदर। नंबर 1 कंट्री है आपकी चाइना और नंबर 2 पे है आपका हमारा अपना इंडिया। देखिए, अगर हम चाइना के प्रोडक्शन की बात करें तो चाइना ने प्रोडक्शन बहुत जल्दी नहीं बढ़ाया है। पहले अगर हम 1960 के समय के आसपास की बात करें तो चाइना अकेला केवल और केवल 10 से 15% कोयला ही पैदा करता था, परंतु जब से उसका औद्योगिक विकास या उस स्तर पर पहुंचा है उसकी वजह से अब वो अकेला 47% कोयला जो है वो प्रोड्यूस कर देता है वर्ल्ड का, यानी कि अराउंड हाफ, आधा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। और दूसरे नंबर पर देखें तो भारत है, जिसका कुल प्रतिशत विश्व के आधार पर 10 है। इन दोनों में देखें तो 5 गुना का अंतर है अराउंड, यानी तो 4.7 का तो है ही, आप लोगों को नज़र भी आ रहा है, राइट। फिर आता है आपका यूएसए, देन इंडोनेशिया, देन ऑस्ट्रेलिया, देन रूस, उसके बाद है आपके यूरोपियन और साउथ अमेरिकन कंट्रीज़। तो ओवरऑल देखें तो पहले 3 कंट्रीज़ का परसेंट काफ़ी हाई है, लेकिन उसमें से भी चाइना जो है वो एशिया का भी सबसे ज़्यादा और ओवरऑल वर्ल्ड का भी सबसे ज़्यादा कोयला जो है वो पैदा करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम चाइना की। नवीनतम आंकड़ों के आधार पर मैंने आपको बताया कि वो पहले स्थान पर हैं, लेकिन अगर सुरक्षित भंडार की दृष्टि से देखें
तो कितने पर, कौन से स्थान पर है? तीसरी। प्रोडक्शन करना तो एक अलग बात है, वहाँ पर उसका अवेलेबल होना अलग बात है। अवेलेबिलिटी के आधार पर देखें तो चाइना 3rd रैंक पर है, और अगर प्रोडक्शन के बारे में मैं आपसे बात करूँ तो उसका कौन सा रैंक है? 1st रैंक है बच्चों। तो यहाँ पर विश्व का ओवरऑल देखें तो 13.2% कोयला संचित है। बच्चों संचित का मतलब है भंडार होना, लेकिन कभी कभी देखें तो ये केवल 20% था, लेकिन अब देखें तो 47% प्रोडक्शन करता है। ठीक है, और कोयले का उपयोग आज से लगभग 3100 साल पहले यूज़ करना शुरू कर चुके थे दूसरी कंट्रीज़ भी लगभग वो। अब चाइना के अंदर वो कौन कौन से रीजन्स हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में कोयला पैदा होता है, उसके बारे में भी थोड़ा सा नज़र घुमा लेते हैं, क्योंकि वो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप लोगों को ज़्यादा परेशानी इसमें नहीं होगी। चलिए आ जाते हैं वो कौन कौन से स्थान है, फिर वो थोड़े से आपको परेशान करने वाले नाम आ जाएंगे, थोड़े कठिन से, थोड़े मुश्किल से, लेकिन थोड़े मज़ेदार आप लोगों को थोड़े से याद रखने के लिए। सबसे पहले आप ये लिखिएगा कि चाइना का जो राजधानी क्षेत्र है बीजिंग, उस क्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में ये कोयला पैदा करता है। और कौन सा कोयला पैदा करता है? देखिए देश का आधा कोयला कहाँ से? राजधानी क्षेत्र। राजधानी कौन सी है? बीजिंग। लाइन बन गई कि चाइना अपने उत्पादन का आधे से ज़्यादा हिस्सा जो है वो बीजिंग से पैदा करता है या राजधानी क्षेत्र से पैदा करता है। क्वालिटी कौन सी है? पहली दोनों, एंथ्रेसाइट बिटुमिनस। ठीक है, एंथ्रेसाइट जो है लिग्नाइट है, फिर बिटुमिनस है, फिर पीट है। ये आपको याद रखना है, सीक्वेंस आपको बिगड़ना नहीं है, ताकि आप कार्बन के अंश की मात्रा जो है उसको सीक्वेंस से याद रख सकें। ठीक है, फिर कौन सा है? शांसा-शेंशी क्षेत्र है, जहाँ से सबसे ज़्यादा मात्रा में बिटुमिनस कोयला ये निकालते हैं। फिर आते हैं शांतुकु जहाँ, और चुंगा सिंह एंड देन लुग, ये उत्पादक क्षेत्र हैं। इसके अलावा मंचूरिया, फोशिन और यांगसिकांग यूनान इत्यादि, युन्नान जो है, ये मुख्य क्षेत्र हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा मात्रा में ये कोयला उत्पादित करते हैं। फिर आते हैं हम भारत के बारे में, जिसका रैंक ओवरऑल प्रोडक्शन में 2nd है, लेकिन 98% कोयला जो है वो गोंडवाना चट्टानों से मिलता है। बच्चों गोंडवाना के बारे में आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि गोंडवाना क्षेत्र जो है वो भारत का कर्क रेखा से दक्षिण का भाग है, यानी कि दक्षिणी भारत। दक्षिणी भारत में गोंडवाना चट्टानों का विस्तार सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब दक्षिण भारत से कोयला सबसे ज़्यादा पैदा होता है, उत्तरी भारत में कोयले के भंडार उतने ज़्यादा मात्रा में नहीं पाए जाते। जितनी भी बड़ी बड़ी खान अमूमन आप लोग देखते हैं, जिसके अंदर झरिया, रानीगंज, बोकारो और गिरहिट है, फिर कर्णपुरा है, उसके अलावा डाल्टनगंज है, ये सारे क्षेत्र जो हैं वो मुख्य तौर पर हमारे दक्षिणी भारत के क्षेत्र हैं। इसके अलावा अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र के अंदर भी वर्धा घाटी के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में कोयला का प्रोडक्शन देखा जाता है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो सोहापुर, उमारिया के खान जो हैं सबसे ज़्यादा फेमस हैं। फिर छत्तीसगढ़ की बात करें तो झिलमिल और चिरमिरी क्षेत्र सबसे ज़्यादा मात्रा में कोयला प्रोडक्शन करता है। देन यूएसए की बात करें, यूएसए के बारे में भी आप लोगों ने जो पहले नाम सुने हुए हैं वही नाम आप लोगों को यहाँ पे दोबारा सुनने को मिलेंगे, लेकिन आप लोगों को याद रखने में थोड़ी इसकी आसानी हो सकती है। बात करते हैं यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। पेंसिल्वेनिया क्षेत्र, उत्तर में पेंसिल्वेनिया, दक्षिण में अलाबामा राज्य। ठीक है, और इस पेटी में केंटुकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है बच्चों, केंटुकी और पश्चिमी वर्जीनिया। केंटुकी और वर्जीनिया यूएसए के सबसे बड़े उत्पादक राज्य हैं या क्षेत्र हैं। ओवरऑल प्रोडक्शन का 45% अकेले यहीं से होता है। फिर आता है जो इनलैंड एरियाज़ हैं, यानी कि जिनका तटीय सीमा से कोई भी आधार नहीं है, उसमें मिसिसिपी और मिसौरी, ये जो है बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं जिसके तटीय क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा कोयला ये पैदा करते हैं। फिर आते हैं खाड़ी क्षेत्र। खाड़ी क्षेत्र के अंदर देखिए खाड़ी क्षेत्र को हम मिडल ईस्ट कंट्रीज़ के नाम से भी जानते हैं बच्चों, यहाँ पर जो खाड़ी क्षेत्र हैं वो मैक्सिको की खाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि यूएसए का वो क्षेत्र जो मैक्सिको की खाड़ी के आसपास पाया जाता है। वहाँ से भी टेक्सास और अलाबामा राज्य में ये फैला हुआ है। और कौन सा कोयला निकाला जाता है? लिग्नाइट। ठीक है, ये दूसरी सेकंड सबसे अच्छी क्वालिटी है, ये आपको समझनी है। देन रॉकीज पर्वतमाला, मोन्टाना क्षेत्र है, व्योमिंग है, कोलोराडो है, न्यू मैक्सिको राज्य है। यहाँ पर बिटुमिनस जाति का कोयला जो है वो निकाला जाता है, ये 3rd रैंक पर है। एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पीट। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो प्रशांत महासागर का तटीय क्षेत्र है, जहाँ पर हम कोलंबिया क्षेत्र देखते हैं, वहाँ से भी कोयला सबसे ज़्यादा मात्रा में निकाला जाता है। काफ़ी इजी सा है, आप लोगों को सिर्फ छोटे छोटे नाम याद रखने की कोशिश करनी है। जैसे ही आप वो नाम याद रख लेंगे, आप लोगों की ये सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं हम चाइना की। चाइना में देखिए वो सारे स्थान बेसिकली जो हैं शांसी, फोशुन, शेंसी, शेंचुआन, जेचुआन एंड देन एटसेट्रा। उसके बाद अगर हम भारत की बात करें, रानीगंज और झरिया। ठीक है, ये देखिए सारे हमारे दक्षिण भारत के यहाँ ही क्षेत्र हैं, यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा कोयला देखने को मिलता है। टिल देन हम मूव करते हैं फिर यूएसए की तरफ। यूएसए के अंदर हम वही सारे क्षेत्र दोबारा देख सकते हैं। अपलेशियन पर्वतमाला है, देन पश्चिमी है, उसके बाद आपके ये मैक्सिको की खाड़ी है, ये देखिए हम डिस्कस भी की हुई है। मैक्सिको की खाड़ी के तटीय क्षेत्रों में ये सबसे ज़्यादा मात्रा में करते हैं। ये मुख्य क्षेत्र हैं जहाँ पर ही सबसे ज़्यादा मात्रा में यूएसए के अंदर निकाला जाता है कोयला।
फिर देखिए यूएसए का ये प्रमुख क्षेत्र जो है वो डिवीज़न दिया हुआ है, आप लोग इसे एक बार देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा ये आपको एग्ज़ाम में नहीं बनाना, ठीक है। तो आते हैं अगले हमारा जो कंट्री है वो कौन सी है। देन आते हैं इंडोनेशिया पे। इंडोनेशिया जो है वो विश्व में देश कोयला उत्पादन करने का मुख्य निर्यातक है। देखिए इंडोनेशिया के अंदर निर्यात भी ज़्यादा करते हैं। 2019 में इंडोनेशिया 7.8% के साथ जो है वो चौथे स्थान पर था कोयले के प्रोडक्शन में। फिर जो 90% जो कोयला है वो दक्षिण पूर्वी कॉलिंगटन जो स्थान है वहाँ से निकाला जाता है, और 9% कोयला सुमात्रा के आसपास क्षेत्र से वो निकालते हैं। और यहाँ जो कोयला है इसे वो ग्रीन कोल के नाम से जानते हैं, ठीक है। इंडोनेशिया में कोयले को ग्रीन कोल के नाम से पुकारा जाता है, काफ़ी यानी उसको ग्रीनरी के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ में लाया जाता है, इसलिए ऊर्जा के लिए उपयोग में कोयले की मांग जो है वो काफ़ी अच्छी है। फिर आते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है 90% जो कोयला है वो कहाँ से, न्यू साउथ वेल्स क्षेत्र से जो है वो निकालते हैं, और क्वींसलैंड और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र में ये क्षेत्र जो है वो पड़ता है। और ऑस्ट्रेलिया विश्व के लगभग 7% कोयले को उत्पादित करता है, ये आपको समझना है। उसके बाद स्थान आता है हमारे यूरेशिया के कंट्री रूस का। रूस का जो स्थान है वो 6ठा स्थान है कोयला उत्पादन में, जिसकी कुल प्रतिशत मात्रा 5.5 है। तो ये जो इसके कौन कौन से क्षेत्र हैं ये भी हम एक बार देख लेते हैं, ताकि आप लोगों को एक एक दो नाम डेफिनेटली सारों के याद रह जाए। तो ये सारे टॉपिक्स में देखते हैं कौन कौन से हैं बच्चों। जो रूस के अंदर सबसे ज़्यादा तेल हमारा कोयला उत्पादित करने वाला स्थान है, उसके अंदर जो है कुचबास। और जैसे कि हमने पहले वाले संसाधनों के बारे में डिस्कस किया था, और मैंने आपको बताया था कि खान 2 प्रकार की होती हैं, कि एक खान जहाँ पर हमें बहुत सरफेस के ऊपर ही मिनरल मिल जाएं, और दूसरी जिसके लिए या जिनको प्राप्त करने के लिए हमें काफ़ी गहराई में जाना पड़े। कुचबास के अंदर जितने भी कोयले की खान हैं वो सरफेस हैं, यानी कि खुले हुए खान हैं, बहुत थोड़ी मात्रा में खुदाई करते ही आपको वो खनिज या वो पदार्थ या वो तत्व जो है वो प्राप्त हो जाता है। एंड देन यूराल क्षेत्र जहाँ से जो कोयला निकाला जाता है, चेलियाबिंस्क जो मुख्य क्षेत्र है यहाँ का। एंड देन काकेशस पर्वत जो हमारा है वो भी रूस और यूरोप की काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसके पश्चिमी क्षेत्र में कैस्पियन सागर, ये सारे क्षेत्र जो हैं वो ही कोयले उत्पादन में अग्रणी है। फिर उसके मास्को तुला, ठीक है, मास्को जो तुला ये मुख्य क्षेत्र है जहाँ से लिग्नाइट यानी कि सेकंड क्वालिटी का सबसे ज़्यादा कोयला जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है या फिर निकाला जाता है। उसके बाद जो अगला स्थान है वो आता है आपका रूस में ही बैकॉल झील। बैकॉल जो है वो सबसे गहरी झील है, ये आप अच्छे से जानते हैं। और येनिसी बेसिन जो है रूस का, वहाँ पर भी सबसे ज़्यादा कोयला निकाला जाता है। कमचटका प्रायद्वीप के बारे में आप सभी ने सुना हुआ है, वहाँ भी जो हमारे कोयले के भंडार हैं वो काफ़ी पाए जाते हैं। फिर आते हैं डोनबास, ये भी रूस का ही क्षेत्र है, लेकिन डोनबास और यूक्रेन अब यूक्रेन का हिस्सा है। पहले ये जो रशिया का पार्ट था, यहाँ का कारागंडा जो है, कारागंडा व कजाकिस्तान देश, यहाँ पे भी कोयले के काफ़ी ज़्यादा भंडार जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कोयले के भंडार के बारे में आप लोगों को लिखनी है, या कौन कौन से कंट्रीज़ कॉन्टिनेंट वाइज आप लोगों को थोड़ा थोड़ा इसके बारे में पता होना चाहिए। दैन यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर पोलैंड है, फिर फ्रांस, बेल्जियम, स्पेन, चेक गणराज्य और स्लोवाकिया। पोलैंड जो है वो सबसे ज़्यादा रूस यही कहें यूरोप का सबसे ज़्यादा जो कोयला है वो पोलैंड प्रोड्यूस करता है। और साइलेशिया जो है वो मुख्य क्षेत्र है यहाँ का, जहाँ से बिटुमिनस यानी कि 3rd क्वालिटी का जो कोयला है वो निकाला जाता है। फिर ज़ेब्ज़र है पोलैंड का दूसरा सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र, राइट। ये जो जर्मनी के निकट है, यहाँ पर लिग्नाइट की खानें भी देखने को मिलती हैं। यूके जो है वो मुख्य तौर पर जो है औद्योगिक क्रांति पहले आ चुकी थी यहाँ पे, हम अमूमन जानते हैं, जिसकी वजह से जितने भंडार यहाँ अवेलेबल थे उनसे ज़्यादा ये यूज़ कर चुके हैं, बाहर से भी मंगवा लिए हैं। अब इनके जो है भंडार लगभग बहुत कम रह गए हैं या फिर समाप्त हो गए हैं। क्योंकि मैंने आप लोगों को एक चीज़ बहुत अच्छे से बताई भी हुई है और आपको समझ भी आ जानी चाहिए अब तक, कि वो कंट्रीज़ जो डेवलप्ड हैं उन्होंने अपने रिसोर्सेज का बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइजेशन यूज़ कर लिया है, यानी अब उनके पास अगर यूज़ है तो उनको बाहर से मंगवाना पड़ता है। चलिए फिर आते हैं, देखिए ऊर्जा का 40% भाग आज भी कोयले पर निर्भर करता है। मैंने आपको बताया था ना, ऐसा नहीं है कि आप सडनली उस पदार्थ अगर वो ख़त्म हो गया आप उससे यूज़ होने वाले पदार्थों को बंद कर देंगे, इंडस्ट्रीज़ को बंद कर देंगे, आप उसका अल्टरनेट ढूंढना शुरू करते हैं या बाहर से उसको मंगवाते हैं। इन खानों में लगभग देखें तो बिटुमिनस कोयला पाया जाता है जो 2.5% उत्पादन ब्रिटेन करता है। जर्मनी आता है, फिर जर्मनी भी लगभग इसी प्रकार से, जैसे रूर प्रदेश है इंडिया के अंदर छोटा नागपुर, ऐसे ही जर्मनी की रूर घाटी जो है वो पाई जाती है। उसको वेस्टफॉलिया क्षेत्र कहते हैं बच्चों। ये जो शब्द होते हैं ना, वेस्टफॉलिया, ठीक है, यॉर्कशायर, नॉटिंगम, और ऐसे ही वहाँ पे आपने पेंसिल्वेनिया, ये जो नाम है आपको इसके कॉन्टिनेंट व कंट्री का नाम थोड़ा सा याद रखना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए क्या क्या मिला, धात्विक खनिज है, रासायनिक है, इंजीनियरिंग उद्योग है। फिर आता है सार क्षेत्र जो कि फ्रांस के कब्जे में था, लेकिन जर्मनी के बारे में बात कर रहे हैं।
सार क्षेत्र अब जो है वो फ्रांस के कब्जे में है। ऐसा नहीं है कि भारत पाकिस्तान के बीच में ही कब्जा चलता है या चाइना भारत के बीच में भी चलता है, यूरोपियन कंट्रीज़ भी इसी की शिकार हैं, ठीक है, क्योंकि हैं तो मानव एक ही, मानव और मानव की जो सोच है वो सभी जगह एक जैसी है बच्चों। फिर आता है आखन, देन सिंकोनिया एंड देन उसके बाद है वाविया, ये मुख्य क्षेत्र हैं। फिर फ्रांस के बारे में बात करें तो नॉर्थ, फिर बात करें तो पास द कैले, फिर आता है लॉरेन एंड देन आता है ली क्यूजो, फिर आता है सेंट एंटिन इत्यादि। ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में फ्रांस में कोयला उत्पादित किया जाता है। इसी के साथ दक्षिण अमेरिकी देश के बारे में अगर हम बात करें, दक्षिण अमेरिका देश के अंदर ब्राज़ील है, देन चिली, देन कोलंबिया, देन पेरू, और मुख्य क्षेत्र जो हैं यहाँ के वो कौन से हैं, रियो ग्रांडे दा सुल, फिर है पराना एंड देन साओ पोलो। ये वो क्षेत्र हैं जो कि दक्षिणी अमेरिका के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में कोयला उत्पादित करते हैं। सो बच्चों, दिस इज़ ऑल अबाउट द कोल या फिर कोयला प्रोडक्शन। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए, भारत के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कहाँ कहाँ ये सबसे ज़्यादा मिलता है। जरिया है, रानीगंज है, फिर बोकारो है, ठीक है, ये सारे नदी घाटी क्षेत्र में। और हाँ, कोयले का प्रोडक्शन आप नदी घाटी क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जैसे मिसिसिपी, मिसौरी आपने देखा ऊपर, यूएसए की सबसे बड़ी नदियाँ हैं और सबसे ज़्यादा मात्रा में कोयला उत्पादित करती हैं, ठीक है। सो अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं, जो डिस्कशन हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो डिपेंड करता है हमारे किसके ऊपर, पेट्रोलियम के ऊपर। तो पेट्रोलियम के बारे में आप ये चीज़ अच्छे से समझिए कि पेट्रोलियम भी कोयले की तरह ही सीमित भंडार रखते हैं, और जिनके भंडार सीमित होते हैं यानी उनकी मात्रा काफ़ी कम होती है, तो उनकी वैल्यूएशन उतनी ही ज़्यादा होती है। लेकिन जब से इनके अल्टरनेट्स आए हैं, मैंने आप लोगों को पेट्रोलियम के अगेंस्ट सीएनजी एंड देन एलपीजी का एग्जांपल दिया था, तो ये जब हमारे पास अल्टरनेट आते हैं वो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं, और उससे फिर क्या होता है, दूसरे रिसोर्सेज के ऊपर जो दबाव है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है, और उनकी उपयोगिता सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से काफ़ी अच्छी हो जाती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बच्चों काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है, आप लोगों ने इसके बारे में पहले सुना भी होगा। और जब भी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है बच्चों, वो रिसोर्सेज होते हैं जो बहुत जल्दी ख़त्म होने वाले होते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है आप किसी भी रिसोर्स के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन रखते हैं, आप उसको प्राप्त करना चाहते हैं, गेन करना चाहते हैं, तो आप उसका यूज़ मैक्सिमम कर सकते हैं। जैसे अमूमन जैसे कि कहा जाता है कि अगर आप एक कोई एनिमल है, मान लीजिए बकरी है, तो अगर बकरी को भूख लगी है, उसको कुछ एक पत्ते तोड़ के दिए जाएं तो वो ज़्यादा अच्छा है। भूख लगी है इसलिए उसका पूरा पेड़ ही काट दें ताकि बकरी आराम से खाती रहे। लेकिन ये चीज़ आप अच्छे से जानते हैं कि बकरी की यूज़ जो है, बकरी को जितने पत्तों की ज़रूरत है, वो पत्ते थोड़ी मात्रा में अगर उसको दे दिए जाए तब भी उसका गुजारा चल जाएगा। यही हम करते हैं, हमें जितने रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है ना बच्चों, हम उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में निकाल लेते हैं। तो जो वो बाहर निकल जाते हैं माइनिंग से, या फिर वो हमारे प्राकृतिक रूप से बाहर हमको मिल जाते हैं, फिर वो वेस्ट हो जाते हैं। हमें जितनी आवश्यकता है उतना हमें मिलना चाहिए, उतना ही हमें प्रयोग करना चाहिए, और इनका संरक्षण करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप उनका संरक्षण नहीं करेंगे तो आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए वो संसाधन, वो तत्व, वो पदार्थ, वो सारी चीज़ें नष्ट हो जाएंगी या ख़त्म हो जाएंगी। यही चीज़ कि आज की पीढ़ी के भी भरण पोषण हो, आज की पीढ़ी की भी ज़रूरतें पूरी हों, और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये संसाधन बच जाएँ। दिस काइंड ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दिस इज़ ऑल अबाउट, ठीक है। तो कोयला और पेट्रोलियम इन्हीं के दो उदाहरण हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मात्रा में इन्हीं का उपयोग किया जाता है और अंधाधुंध किया जाता है। हम लोग अमूमन कहीं भी एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, एक आदमी भी गाड़ी में जा रहा है, वहीं पर उसी गाड़ी के अंदर 3 आदमी और बैठकर जा सकते हैं। लेकिन क्या है, एक आदमी अलग जा रहा है, उसी प्लेस से दूसरा आदमी भी जा रहा है, उसी प्लेस से तीसरा भी जा रहा है, अलग अलग अपने व्हीकल्स को यूज़ करते हुए जा रहे हैं। दिस इज़ नॉट कॉल्ड स्मार्ट मूव। ये जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आधार पे रास्ते में सबसे बड़ी बाधा कह सकते हो या हर्डल कह सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट। सो बात करते हैं पेट्रोलियम की, काफ़ी ईजी तरीके से, बहुत ईजी है। देखिए, मैंने अभी आपको बताया था जिस तरह से हमारे कोयले का निर्माण हुआ उसी प्रकार से हमारे पेट्रोलियम का भी निर्माण हुआ। पेट्रोलियम और कोयला दोनों जैव यानी कि हमारे बायोटिक रिसोर्सेज के टॉपिक है, क्योंकि इसके अंदर देखिए बायोटिक रिसोर्सेज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है, राइट। सो क्योंकि जीवों के अवशेष पाए जाते हैं इसलिए इनको हम जैव संसाधनों की कैटेगरी के अंदर भी रखते हैं। सो ऊर्जा के बारे में बात करें तो ये हम अमूमन जानते हैं कि आज के टाइम के अंदर सबसे ज़्यादा जो उपयोग है इंडस्ट्रीज़ के अंदर या फिर एनर्जी के एरिया के अंदर, सेक्टर के अंदर, तो वो किसका है, हमारा किसका एरिया है अभी, पेट्रोलियम के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो पेट्रोलियम हमारा सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाला एक
ऑयल है या एक हमारा पदार्थ है। फिर हम बात करते हैं कि पेट्रोलियम का उपयोग हम सिर्फ गाड़ियों के अंदर नहीं करते, पेट्रोलियम का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, जैसे प्रकाश पैदा करने में, टेम्परेचर के लिए प्रकाश में, ताप चालित स्नेहक ल्यूब्रिकेंट के रूप में करते हैं। ऐसे ही हम कुछ एक क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर रासायनिक उद्योगों में भी इसके कच्चे माल का उपयोग जो है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। फिर आते हैं स्थल जल वायु परिवहन। जब से पेट्रोलियम का डेवलपमेंट हुआ है, पेट्रोलियम से अलग अलग कंपोनेंट बनाए जाते हैं, तो उन सारों के बनने के बाद हमारे पास जो है वो जल स्थल व वायु परिवहन में बहुत ज़्यादा अच्छी एक डेवलपमेंट देखी गई है। पहले नहीं थी, जैसे जैसे पेट्रोलियम के वेरिएंट्स आए हैं वैसे वैसे हम इनका यूज़ करते हैं। अब आप लोग देखते हैं पेट्रोल अब गाड़ी में डलवाते हैं, नॉर्मल पेट्रोल भी डलवाते हैं, कुछ एक पर्सन जो है वो एक्स्ट्रा प्रीमियम डलवाते हैं, ठीक है। कुछ एक के साथ मोबाइल ऑयल होता है या मोबाइल ऑयल होता है बेसिकली, उसको भी ऐड करवाते हैं। तो ये काइंड्स हैं पेट्रोलियम के जो कि उसकी यूजेस को और ज़्यादा एनहांस करते हैं, ठीक है। खनिज तेल ने बिल्कुल ही उसमें अच्छे जानते हैं क्रांति ला दी है। फिर खेतों की में मशीनों का उपयोग करना, पहले जैसे छोटे छोटे जनरेटर्स वगैरह रखे जाते थे पानी बाहर निकालने के लिए। आज भी हम देखते हैं कि लाइट आती है तभी पानी आता है, लेकिन पहले क्या होता था, जो जनरेटर्स होते थे उसके अंदर डीजल डाला जाता था। या आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रैक्टर्स भी यूज़ किए जाते थे। ट्रैक्टर्स के बैकेंड में एक इंजन लगा होता था, एक जनरेटर टाइप लगा होता था, उसके साथ पट्टा बांध दिया जाता था, और वो पट्टा किसके अंदर होता था, टुल्लू पंप में होता था या पंप के ऊपर चढ़ाया जाता था। उधर से ट्रैक्टर चलाया जाता था, ट्रैक्टर के अंदर डीजल बर्न किया जाता था, डीजल जब जलता था तो वो ट्रैक्टर चलता था, ट्रैक्टर से फिर वो पीछे रखा हुआ इंजन चलता था, इंजन से फिर वो जो भूमि के अंदर पानी है वो पटे के पंप के माध्यम से जो है वो बाहर निकाला जाता था। तो ये सारी चीज़ें हैं, खेतों के अंदर भी काफ़ी यूज़ होता है, ट्रैक्टर्स का यूज़ होता है, फिर कंबाइन का यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर विनिर्माण उद्योगों में भी खनिज तेल का जो उपयोग है बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गया। फिर पेट्रोलियम की उत्पत्ति के बारे में भी सिंपल सा है, वो कार्बोनाइजेशन के बारे में बात कर रहे थे जब कोयले की बात हो रही थी, लेकिन जब बात पेट्रोलियम की करते हैं तो वो हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। हाइड्रो का मतलब उसके अंदर जल मिला होता है बेसिकली। और जल के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो पेट्रोल होता है इट्स लाइटर देन वाटर, यानी कि जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है, लेकिन अगर मैं पेट्रोल की बात करूं, पेट्रोलियम की बात करूं, तो वो काफ़ी हल्का होता है इन कंपैरिजन ऑफ वाटर, जिसकी वजह से वो पानी के ऊपर तैरता रहता है। लेकिन फिर भी पेट्रोलियम के अंदर भी पानी का जो अंश है, पानी का जो एक तरह से गुण है वो ज़रूर पाया जाता है। अदरवाइज़ पेट्रोलियम और कोयले में कोई खास ज़्यादा फर्क नहीं है। देखिए ये भी भूगर्भ में दबे हुए समुद्री जीवों, छोटे पादपों, जानवरों की चर्बी के आंशिक आसवन से उत्पन्न हुआ है। ये वही है, देखिए जैव उत्पाद हैं, इसके अंदर जीवाश्म पाए जाते हैं। इस प्रकार ये एक जीवाश्म ईंधन है। देखिए हम जो डिस्कस करते हैं वो आपको यहाँ मिल जाता है, क्योंकि हम एक जनरल डिस्कशन कर रहे हैं। मैं आप लोगों को रटवाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, जनरल डिस्कशन, ताकि आपको याद रहे। और जल से हल्का होने के कारण ही जल के ऊपर ही तैरता हुआ फिर हमें पाया जाता है। और जहाँ पर पेट्रोलियम पाया जाता है वहाँ पर प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस भी पाई जाती है। सीएनजी का नाम आप लोगों ने सुना हुआ है। सीएनजी की फुल फॉर्म आप लोगों को अच्छे से पता भी है। सी को आप अच्छे से याद रख लेंगे तो ये तो नेचुरल गैस ही है। सी का मतलब होता है कंप्रेस्ड, यानी कि नेचुरल गैस को इतना कंप्रेस कर दिया गया कि पोल्यूशन का जो लेवल है बिल्कुल कम हो गया। फिर है पेट्रोलियम के उपयोग, कहाँ कहाँ उपयोग में लाया जाता है। ताप है इसके अंदर, प्रकाश यानी कि एनर्जी। ताप का मतलब टेम्परेचर नहीं है बच्चों, ताप का मतलब एनर्जी है। आप भट्टी के अंदर जलाइए, आप इंजन में जलाइए, उससे जो एनर्जी निकलती है ताप होता है, टेम्परेचर होता है। आप इंजन को कभी टच नहीं करते। प्रकाश प्राप्त करने, प्रकाश का मतलब है लाइट के लिए, लाइटनिंग के लिए, बिजली के जनरेटर्स वगैरह हम पैदा करते हैं, यूज़ करते हैं। कुछ एक दवाइयों में भी इनका सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। स्वास्थ्य प्रवर्धन जो हम यूज़ करते हैं, पेट्रोलियम जेली आप लोगों ने सुना होगा, वैसलीन सुना होगा, इसके अंदर पेट्रोलियम का यूज़ किया जाता है। बच्चों पेट्रोल और पेट्रोलियम में फ़र्क होता है। पेट्रोल नहीं होता, आप लोग ये सोचो कि जो वैसलीन है उसके अंदर पेट्रोल है, नहीं बच्चों, उसके अंदर पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम क्या होता है, कच्चा क्रूड ऑयल होता है। उस क्रूड ऑयल को हम क्या करते हैं, कुओं से या फिर पृथ्वी के जो आंतरिक भागों में अवसादी चट्टानों में ये पाया जाता है, वहाँ से निकालते हैं। फिर हम उसको कहाँ भेजते हैं, तेल शोधन कार्यशालाएँ जो होती हैं, जैसे कि हमारे पानीपत रिफाइनरी है, या फिर बरेली में है, उसके अलावा बरूनी में है, कई क्षेत्र हैं, कई जगह पर पाई जाती है, तो वहाँ पे उन्हें भेज दिया जाता है। फिर उस कोयले को एक तरह से प्रोसेस्ड किया जाता है, और उस प्रोसेस्ड के बाद अलग अलग मटेरियल निकाले जाते हैं। जैसे सबसे पहले पेट्रोल निकाला, पेट्रोल बिल्कुल सबसे प्योर होता है। फिर देन डीजल हुआ, डीजल के बाद आपने देखा कि केरोसिन ऑयल निकाल दिया, पेट्रोलियम के अलावा उसके बाद थोड़े से वार्निश वगैरह निकाल दी, फिर एंड में आपने तारकोल निकाल दिया। ये सारे पेट्रोलियम से बनने वाले उत्पाद हैं बच्चों, याद रखना, ठीक है। तो पेट्रोलियम के उपयोग से देखें तो ये अंतर्दहन इंजन, यानी कि जो हम गाड़ियों में थ्रस्ट देखते हैं, गाड़ियों में जो इंजन होता है उसके अंदर जब पेट्रोलियम बर्न होता है तभी जाकर वो गाड़ियाँ जो है वो आगे की तरफ
मूव करती हैं। और जब से कंबंशन इंजन, जैसे कि मैंने बताया ना कि आप गाड़ियों के अंदर पेट्रोल डालते हो, गाड़ी स्टार्ट करते हो, उसके अंदर एक स्पार्क प्लग होता है। स्पार्क प्लग क्या करता है? पेट्रोल को जलाता है। स्पार्क प्लग का काम होता है चिंगारी पैदा करना। और जो इंजन होता है, इंजन के अंदर पिस्टन होते हैं, वो इंजन के अंदर जब फ्यूल आता है तो वो स्पार्क जो है वो ऑयल या पेट्रोल को जलाती है और उनसे थ्रस्ट पैदा होता है। पिस्टन्स होते हैं, आप लोगों ने कई बार ऐड देखी होगी, ऐड के अंदर पिस्टन ऊपर नीचे की तरफ मूव होते रहते हैं। वो चलते कैसे हैं? पिस्टन्स के अंदर एनर्जी कहाँ से आती है? जब पेट्रोल जलता है तो पिस्टन्स के अंदर एनर्जी आती है, थ्रस्ट पैदा होता है, देन गाड़ी मूव करती है। उन्हें ही हम कंबंशन इंजन का कहते हैं। और जब से ये तेल के बारे में आया तो हम देखते हैं कि स्कूटर, कार, ट्रक, बस, वायुयान, रेल के इंजन, समुद्री जहाज चलते हैं, बल्कि ये काफ़ी अनेक उपयोग में भी हम देखते हैं, बहुत आगे आएगा फिर वही। दैन पेट्रोलियम के भंडार। पेट्रोलियम के अगर हम भंडार की बात करें तो अनुमान है कि पृथ्वी पर अब भी 11,000 करोड़ टन क्रूड ऑयल है। पेट्रोलियम नहीं, क्रूड ऑयल है, सॉरी, पेट्रोल नहीं, पेट्रोलियम है। सो अगर पेट्रोलियम सबसे बड़ा जो है वो देखिए कहाँ पर पैदा किया जाता है? मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, हमने डिस्कस भी किया था, ठीक है। तो जहाँ विश्व के सभी देशों के बारे में बात करें तो ये अकेला विश्व का लगभग 60% तेल पेट्रोलियम पैदा करता है। कौन? मिडल ईस्ट। कौन कौन से कंट्रीज़ हैं इसके अंदर? मिडल ईस्ट के अंदर ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, यूएई, मुख्य तौर पे तो यही हैं। और उसके अलावा जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड हो जाती हैं, ठीक है। तो जहाँ विश्व का 60% देखें तो ओवरऑल देखें तो यूएसएसआर, सोवियत संघ, यूएसए, देन कैरेबियन आइलैंड, देन अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा के अंदर ये देखे जाते हैं। और अगर हम अल्प मात्रा देखें तो इनकी कुछ कुछ मात्रा चाइना, भारत, म्यांमार, जापान और ऑस्ट्रेलिया देशों में पाई जाती है। और पेट्रोलियम का अगर विश्व उत्पादन के बारे में बात करें तो उनका एक चित्र, एक डायग्राम जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि टेबल है, ताकि फिर आप लोगों को उनके आगे की कंट्रीज़ के बारे में जब नाम आए तो फिर परेशानी उसके बाद ज़्यादा ना हो, ठीक है। सो ये उसके काफ़ी सारे यूज़ हैं, यानी कि कोयले का यूज़ देखें तो वो गैस में भी किया जाता है, मोटर स्पीड में किया जाता है, केरोसिन, डीजल, चिकने लुब्रिकेंट्स वगैरह में किया जाता है, पेट्रोलियम जेलीज़ में किया जाता है, और फिर मोम बनाने में किया जाता है। ये काफ़ी सारे यूजेस हैं जो पेट्रोलियम के हम अमूमन देखते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं कि उनका विश्व में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन करते हैं। बच्चों ये बिल्कुल सिमिलर चलने वाली पोजीशन है। सबसे पहले देखिए यूएसए, देन सऊदी अरब, देन रूस, कनाडा, चीन, इराक, यूएई, ब्राज़ील, ईरान, कुवैत और अन्य देश। तो ये सारे उनका डिवीज़न है। अब इनके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हुए आगे चलते हैं। काफ़ी आसान है, आप लोगों को परेशानी नहीं होगी, आप लोग इसके बारे में काफ़ी पहले से भी जानते हैं। तो सबसे पहले जो पोजीशन है, कौन सा देश है, वो है हमारा यूएसए। तो यूएसए के बारे में डिस्कशन करते हैं। कौन कौन से क्षेत्र हैं यूएसए में जहाँ सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑयल प्रोडक्शन किया जाता है। तो यह देश विश्व का सबसे ज़्यादा मतलब तेल उत्पादित करता है। यूएसए 19.3% करता है, मिलियन बैरल में निकाला जाता है ये, ठीक है। और वो कौन कौन से क्षेत्र हैं? कन्नास है, ओक्लाहोमा है, टेक्सास है। न केवल यूएसए के लिए बल्कि विश्व के प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्रों में इन्हें गिना जाता है, ठीक है। तो आते हैं उसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा क्षेत्र है जहाँ से तेल उत्पादित किया जाता है वो कौन से क्षेत्र है? हमारे खाड़ी देश हैं। खाड़ी देश में संयुक्त राज्य अमेरिका का के बाद दूसरा स्थान है। यहाँ पे कंप्लीट देशों के बारे में बात हो रही है। तो जो इसका खाड़ी क्षेत्र है उसके अंदर मिसिसिपी, अलाबामा और लुजियाना। अगर मैं उसके बारे में बात करूं, जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया, यूएसए का सबसे पहला क्षेत्र कौन सा था? आपका मध्यवर्ती क्षेत्र। उसके बाद खाड़ी क्षेत्र आ जाता है, ठीक है। फिर अगला जो स्थान है वो कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया की खाड़ी आती है, कैलिफोर्निया क्षेत्र। देन रॉकी पर्वतमाला, इंडियाना, इलियान्स या ओहियो या इंडियाना क्षेत्र, या फिर अपलेशन पर्वत से इन मात्रा में सबसे ज़्यादा मात्रा में तेल पैदा किया जाता है। और अगर यूएसए के बारे में बात करें तो टिटलुसवेले नामक स्थान पर 1859 में 1859 में पहला कुआं खोदा गया था जहाँ से तेल निकाला गया था। फिर यहाँ से इनका जो विस्तार है वो न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया, ओहियो, वर्जीनिया की तरफ जो है वो आगे बढ़ गया, ठीक है। सो आगे चलते हैं। इसके में कौन सा आता है? फिर आते हैं आपके यूएई, सऊदी अरब आ जाएगा। फिर सऊदी अरब विश्व का दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादित करने वाला क्षेत्र है, जो कि कुल मिलाकर 11.7 और वो 19% के आसपास जो है वो पेट्रोलियम पैदा करते हैं। फिर नवीनतम आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 20.4% तेल अकेला सऊदी अरब पैदा करता है। और इसका स्थान देखें कौन कौन से हैं? दम्मान, कातिफ, आइबकाइक, आइनेदार, फिर है घावर और फिर है धारान इत्यादि है। फिर इसमें एक क्षेत्र लिखा हुआ है रासत नूरा, तेल शोधन जो कारखाना है वो सबसे ज़्यादा फेमस है। फिर सिडोर पहुंचाया जाता है। ये हैं आपकी ऑयल रिफाइनरीज, रास्तूनरा, फिर है सिडोर।
और अगर हम रूस की बात करें तो रूस का भी कौन कौन सा स्थान, बच्चों रिज़र्व देखें ना तो रूस के अंदर बहुत सारे रिजर्व्स हैं, किसके, पेट्रोलियम के। और प्रोडक्शन के मामले में भी रशिया जो है वो थर्ड रैंक रखता है। तीसरा सबसे बड़ा देश है यूएसए, वो सऊदी अरब के बाद, आपको समझना है। फिर वोल्गा नदी, परम ऊफा काकेशियस पर्वत पे, मेका ग्रोजनी, फिर आता है कैस्पियन सागर में एम्बा बेसिन, फिर आता है पश्चिमी साइबेरिया में ओब नदी के आसपास, फिर आता है ताहिनेन, फिर है शीशम एंड देन सुगे। और रूस के बारे में स्खालिन द्वीप जो है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में तेल उत्पादित किया जाता है, काफ़ी फेमस स्थान है स्खालिन द्वीप, ये याद रखना आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा इसका अगर कभी पूछा गया तो, ठीक है। फिर रूस के बारे में बात करें तो लीना बेसिन और पेवारा बेसिन, यनिसी बेसिन मुख्य है। उसके बाद यूक्रेन की बात करें, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों कि यूक्रेन जो है वो अब रूस का हिस्सा नहीं है, तो पहले सोवियत संघ का हिस्सा था, लेकिन उसका जो कारपेंथियर की खाड़ी है बच्चों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कारपेंथियर यूक्रेन में। अजरबैजान जो भी यूएसएसआर का हिस्सा था, लेकिन तेल प्रशित के लिए बाकू मुख्य स्थान है जहाँ से ये सबसे ज़्यादा मात्रा में तेल उत्पादित करते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हम अपने चौथे देश की तरफ। वो कौन सा चौथा देश है बच्चों, कनाडा। कौन सा देश है, कनाडा, जो कि विश्व का 5.4% तेल पैदा करता है और चौथे स्थान पर है। कनाडा का 97% जो ऑयल है वो गिने चुने 4 क्षेत्रों से या 4 राज्यों से आता है, जिसके अंदर अल्बर्टा, सास्केचुआन, न्यू फाउंडलैंड या लैब्राडोर, और उसके बाद है आपका ब्रिटिश कोलंबिया जो क्षेत्र। ये वो क्षेत्र हैं जो कनाडा में तेल उत्पादन करने में सबसे ज़्यादा अग्रणी है। फिर बात करते हैं कॉलबेरी में, जो एनब्रिज कनाडा का सबसे ज़्यादा तेल उत्पादित करने वाली कंपनी है। एनब्रिज कनाडा की सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन करने वाली कंपनी है। जैसे कि अब इंडिया के अंदर भी इंडियन ऑयल्स हैं, भारत है, ठीक है। फिर आप रिलायंस के पेट्रोल पंप भी देखते हैं, एसआर के पेट्रोल पंप भी आप लोग देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये कंपनीज़ होती हैं, इनकी अपनी अपनी ऑयल फ्यूल्स एक तरह से वो होती हैं, जो एक तरह जहाँ से तेल निकाला जाता है, बेल्ट्स होती हैं, इनको बेल्ट्स का राइट मिला होता है, वहीं से ये तेल निकालते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी तेल निकाल लें, या फिर इसका राइट जो गवर्नमेंट है वो अपने पास रखती है। जैसे उनके पास खुद के राइट्स होते हैं, वो उन्होंने जैसे बॉम्बे हाई से तेल निकाला, बॉम्बे हाई से तेल निकालने के बाद वो एक ही फ्यूल उसमें जाता है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि बाहर की कंट्रीज़ के अंदर जो कंपनीज़ हैं वो एक तरह से जो लोकेशंस है वो ख़रीद लेती हैं कि यहाँ से जितना भी ऑयल निकलेगा हमारा है, या फिर ये ऑयल ऐसा है जहाँ पे सस्पेक्शन है कि शायद ऑयल मिल जाए, तो वो हम खरीद लेंगे, हम ढूंढ लेंगे ऑयल, आपकी चिंता ख़त्म, ठीक है। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूं, हम इंडियन ऑयल से भी ऑयल डलवाते हैं, हम भारत पेट्रोलियम से भी डलवाते हैं, ठीक है, हम एसआर से भी डलवा लेते हैं, हम रिलायंस वालों से भी डलवा लेते हैं। तो ऐसा नहीं है बच्चों कि इनके अलग अलग रिफाइनरीज हैं। एक ही रिफाइनरीज मान लीजिए आसपास का क्षेत्र है 50 से 100 किलोमीटर का, जहां पर पानीपत रिफाइनरी इकलौती रिफाइनरी है, फिर बठिंडा है। तो इनका एरिया फिक्स है कि इस रिफाइनरी का जो एरिया है इतना है। तो आप ये मानिए कि इंडियन ऑयल भी मान लीजिए पानीपत रिफाइनरी से आ सकता है, भारत पेट्रोलियम भी रिफाइनरी पानीपत वाली से ही आ सकता है, और रिलायंस वाला भी पानीपत से ही आ सकता है। ये तो एक तरीके से होलसेल और रिटेलर का काम हो गया कि एक रिफाइनरी जो है वो होलसेल का काम करती है और सभी रिटेलर्स जो कि अलग अलग पेट्रोल पंप नाम रखे हुए हैं वो वहाँ से अपना तेल मंगवाते हैं और अपने अपनी कंपनी के लेवल से बेचते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द प्रोसेस। का अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग है, इंडिया का अलग है और हो सकता है बाहर की कंट्री में, जो मेरे को अच्छे से पता है बाहर की कंट्रीज़ के अंदर राइट अलग होते हैं, ठीक है। एक वर्ड होता है जहाँ पर तेल निकाला जाता है, मैं जैसे ही मेरे ध्यान आएगा मैं आप लोगों को उसके बारे में बताऊँगा। चलिए फिर आते हैं चाइना के बारे में। ये 5वां सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर कंट्रीज है, जिसकी जो स्ट्रेंथ है वो 4.8% के साथ है, और ये 2513 करोड़ बैरल तेल के भंडार चाइना में पाए जाते हैं। लेकिन कुल विश्व का देखें तो केवल 13.2% तेल उपभोग चाइना करता है, और यदि वो अपने उपभोक्ता के आधार पर देखें तो 59% तेल उसको आयात करना पड़ता है, जैसे कि भारत करता है। फिर आता है इराक। इस देश में जो तेल के संचित भंडार हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, 405 करोड़ टन, और प्रतिवर्ष के आधार पर देखें तो 4.7% जो है वो पूरे विश्व का ऑयल जो है यहीं से पैदा प्रोड्यूस किया जाता है। यहाँ कौन कौन से हैं, किरकुक है, मौसुल है, बावा गुरगुर है, ठीक है। ये 112 किलोमीटर लंबी बेल्ट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में तेल पैदा किया जाता है इराक का। फिर जुवैर है, जुवैर वसरा, ठीक है, हैफा, त्रिपोली इत्यादि। उसके बाद है हमारा संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई।
ये विश्व का 4% ऑयल प्रोड्यूस करता है पेट्रोलियम प्रोड्यूस करता है। और सर्वाधिक जो क्षेत्र है वो है अबू धाबी, दुबई। ये तीनों चारों नाम आपको अच्छे से पता है क्योंकि यहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम्स हैं। अबू धाबी, दुबई और शाहजहाँ, ये वो मुख्य क्षेत्र हैं। फिर आते हैं हम दक्षिणी अमेरिकी देश की तरफ। दक्षिण अमेरिका देश का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील, ठीक है। ब्राज़ील जो है वो हमारे 8वें स्थान रखता है पेट्रोलियम के प्रोडक्शन में। और परसेंट देखें तो 3.6। और वो मुख्य क्षेत्र जो है वो साओ, माटियास डू सुल और पराना एंड देन वेल्डू पराइबा, ये वो मुख्य क्षेत्र हैं। फिर आते हैं आपके ईरान। ईरान जो है वो पश्चिमी एशिया का 9वां सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। प्रतिशत देखें तो 3% के आसपास। मुख्य क्षेत्र कौन से हैं? मस्जिद सुलेमान जो कि ईरान की सबसे बड़ी तेल खान है। सबसे पहला तेल का कुआं मस्जिद सुलेमान में जो खोदा गया था। सुलेमान एक पर्वतीय रेंज भी है जो कि ईरान और पाकिस्तान, अफगानिस्तान में फैली हुई है, ठीक है। अन्य क्षेत्र जो हैं वो है हफ्त केल, अगाजारी, नफ्ते साहिद, गच सारन, लाली, बहरेगन, केमरन शाह। फिर अगर हम भारत की बात करें तो भारत के अंदर तेल सबसे पहले असम, ठीक है, कहाँ से निकाला गया था? असम के मुकुम क्षेत्र से। असम के मुकुम क्षेत्र में 1867 से में पहली बार पेट्रोलियम का जो है वो पता लगा था या कुआं वहाँ पर खोदा गया था। फिर अगर मैं इसी मुख्य क्षेत्र की बात करूँ तो लखीमपुर, डिब्रूगढ़, डिगबोई, मुकुम, नहर काटिया व सुरमा घाटी, ये असम क्षेत्र के या उत्तर पूर्वी राज्य के अंदर हमारी सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूसन जो एरिया है। फिर भारत का जो प्रमुख दूसरा तेल प्रोडक्शन जहाँ पर देखने को मिलता है वो है गुजरात की खंबात की खाड़ी में स्थित। और यहाँ का स्थान कौन कौन से हैं? कैलोल, महसाना, अंकलेश्वर, ओसांबा, धोलका। और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव और सबसे ज़्यादा एक्टिव जहाँ से प्रोडक्शन होता है वो है बॉम्बे हाई, जो कि मुंबई से अरब सागर में 167 किलोमीटर की दूरी पर है। यहीं से अभी तक सबसे ज़्यादा ऑयल जो है वो निकाला जाता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारा ऑयल है वो महाद्वीपीय मगन तट पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। फिर आता है कुवैत। कुवैत में बुरधान सबसे ज़्यादा प्रमुख है। फिर आते हैं अफ्रीका कंट्री में लीबिया, नाइजीरिया व मिस्र। देन यूरोप की बात करें तो रोमानिया में तेल के भंडार हैं जो कि उत्तरी सागर के आसपास है। और उसके अलावा डेनमार्क है, ब्रिटेन, नॉर्वे, जर्मनी एंड देन नीदरलैंड। जापान में भी 2 द्वीप हैं, होन्शु एंड होकैडो, यहाँ से भी तेल निकाला जाता है। चीन जियांग घाटी व शांसी घाटी से भी तेल निकालता है। और पेट्रोलियम का जो उत्पाद है या फिर उसका व्यापार है, इसके बारे में भी हम अच्छे से जानते हैं कि अमूमन जितने भी मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा मात्रा में तेल का निर्यात करती हैं। और जो दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जैसे कि यूके हो गया, नीदरलैंड, डेवलप्ड भी ऑल्सो, यूके है, नीदरलैंड है, फिर ब्रिटेन, भारत, यूके, नीदरलैंड, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कोरिया, वियतनाम, अन्य एशिया और अफ्रीकी देश जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इत्यादि तेल का आयात करते हैं। और तेल को निर्यात करने का काम सबसे बड़ा किसका है? सऊदी अरब, ईरान, इराक, कतर, बहरीन, ये मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हैं। फिर कैरेबियन कंट्रीज़ में वेनेजुएला और कोलंबिया, ये दक्षिण अमेरिकी कंट्रीज़ हैं। फिर अफ्रीका कंट्री की बात करें, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करें, दैन लीबिया, अल्जीरिया, नाइजीरिया और इंडोनेशिया। ये जितनी भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं, दिस इज़ कॉल्ड ओपेक, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री, राइट। तो काफ़ी इजी सा टॉपिक होता है बच्चों, आप लोगों को ज़्यादा इसके बारे में नहीं, बट हाँ थोड़ा सा जो नाम आप लोगों के लिए कई बार नया हो जाता है उसको आपको थोड़ा सा समझना चाहिए। बच्चों एक बार इस पर नज़र डाल लेते हैं। देखिए वो कौन से मुख्य स्थान है। देखिए ये है आपके ईरान का क्षेत्र जिसमें किरकुक और मस्जिद सुलेमान, इराक, हफ्तकेल इत्यादि। देन इराक है, फिर सोवरा जिसमें कुवैत है, ईरान है, देखिए ईरान का दूसरा स्थान, फिर सीरिया है। तो ये मुख्य क्षेत्र हैं। देखिए ये मुख्य सऊदी अरब, ये लाल सागर है, त्रिफोली, तुर्की इत्यादि। ये क्षेत्र जहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में इनका ऑयल प्रोडक्शन होता है। और ना सिर्फ प्रोडक्शन बल्कि उनका सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट भी ये कंट्रीज़ करती हैं। सो आई थिंक यहाँ पे आप लोगों को कोई ज़्यादा परेशानी वाला टॉपिक नहीं है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कोल एंड पेट्रोलियम, their introductions and their distribution, export and import of all in respect of the world. So this is all about your lecture today. We will meet in next. Till then, thank you. Take care.